नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होलोकास्ट से संबंधित, दूसरे नंबर पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और तीसरे नंबर पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित जो आर्टिकल है वो भी डिस्कस करेंगे। और 2 जो हमारे आर्टिकल्स कल बच गए थे उनको भी हम आने वाले दिनों में एडजस्ट कर लेंगे। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलोकास्ट, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन होलोकास्ट। तो इसका आंसर आपको देना है 150 वर्ड्स में। इसके बाद प्लास्टिक से संबंधित कुछ डेटा है। देखो, ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स है ना उसका तो मैनेजमेंट, उसका डिस्पोजल हो ही नहीं पाता। 70% प्लास्टिक्स तो आपको दिख जाएगा यूज होने के बाद हाईवेज पर, रिवर्स में, ओशंस में। तो बाद में यही प्लास्टिक जो डिस्पोज नहीं हो पाता, ये एनिमल्स के लिए, मरीन लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स की आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। तो ये आप प्लास्टिक से संबंधित कुछ लिखना हो तो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद कोट है थॉमस पेन का, दोज हु एक्सपेक्ट टू रीप द ब्लेसिंग्स ऑफ फ्रीडम मस्ट अंडरगो द फैटिग ऑफ स्पोर्टिंग इट। मतलब वो लोग जो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं या फिर करेंगे, उनको देखो फ्रीडम को सपोर्ट करने की जो थकावट है उसे भी महसूस करना चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो ना सिर्फ फ्रीडम का आप फायदा उठाओ, फ्रीडम एंजॉय करो, बल्कि फ्रीडम को सपोर्ट भी करो। थॉमस पेन का ये कोट है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आप सोचिएगा, अगर एथिक्स में आपको 150 वर्ड्स में इस कोट के बारे में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? सोचिए आप, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होलोकास्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। होलोकास्ट का मतलब क्या है? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी रेजिम ने 60 लाख यानी 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज़ की हत्या कर दी। तो ये जो यूरोपियन ज्यूज़ का जिनोसाइड हुआ ना, इसे होलोकास्ट कहा जाता है। देखो, इतने सारे ज्यूज़ की हत्या करना ये अपने आप में डरावना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है, जिस स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को सुविधाएं प्रोवाइड करना, राइट्स प्रोवाइड करना, अगर वही स्टेट सिस्टमेटिक ढंग से अपने ही नागरिकों को मारना स्टार्ट कर देता है तो उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए थे। ज्यूज़ को मारने के लिए गैस चैम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। मानव इतिहास में देखो, इससे ज़्यादा बड़े स्केल पर वायलेंस शायद कभी देखने को मिला हो। देखो, हमारे लिए पार्टीशन जो है, हम पार्टीशन को याद करते हैं 1947 में कि उस दौरान कोई प्रॉपर आंकड़ा तो नहीं है, यूँ कहते हैं 2 लाख से लेकर 20 लाख लोगों की डेथ हो गई। प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो जो डेथ है ना, वो देखो आपस में दंगों की वजह से हुई थी। ऐसा नहीं कि सरकारें अपने ही नागरिकों को मार रही थी, नहीं। यही तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाला था ना। नाजी रेजिम खुद ही अपने नागरिकों को यानी ज्यूज़ को मार रहा था, और उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी? एंटी सेमिटिज़म। एंटी सेमिटिज़म का क्या मतलब होता है? एंटी सेमिटिज़म का मतलब होता है ज्यूज़ के खिलाफ नफरत, ज्यूज़ के खिलाफ हॉस्टिलिटी। तो इस चीज़ को नाम दे दिया गया है एंटी सेमिटिज़म। तो ये जो होलोकास्ट का दिन है ना, मतलब वैसे तो देखो एक दिन तो मारा नहीं गया था ज्यूज़ को, पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रॉपर ढंग से कई सालों तक उनको सिस्टमेटिक ढंग से मारा जा रहा था। लेकिन इस होलोकास्ट को याद किया जाता है 27 जनवरी के दिन, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के तौर पर, ताकि होलोकास्ट के दौरान ज्यूज़ के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसे याद किया जा सके और फ्यूचर में होलोकास्ट के खतरों को पहले से ही पहचाना जा सके। होलोकास्ट क्यों हुआ, आप बताइए क्यों हुआ, क्या रीज़न है? होलोकास्ट का सबसे बड़ा रीज़न देखो यही था ना, ज्यूज़ के खिलाफ नफरत। तो होलोकास्ट से हमें एक चीज़ सबसे पहले यही सीखने की आवश्यकता है, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ ना नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट नफरत होती है ना, तभी होलोकास्ट जैसी घटनाएं होती हैं। तो होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे जो है 27 जनवरी को, यानी आज, ये हमें याद दिलाता है, डोंट स्प्रेड द हेट्रेड। हेट्रेड मत फैलाओ और हेट्रेड मत फैलने दो। बट देखो, सिचुएशन आज के समय में उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। होलोकास्ट को आज के समय में लोग भूल रहे हैं। बहुत सारी यंगर जनरेशन के लोग ऐसे हैं जो होलोकास्ट के बारे में जानते भी नहीं हैं। और एंटी सेमिटिज़म यानी ज्यूज़ के खिलाफ नफरत जो है वो भी बढ़ रही है। एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में 1.09 बिलियन जो लोग जो हैं वो एंटी सेमिटिज़म का शिकार हैं, यानी उनका जो एटीट्यूड है ज्यूज़ के खिलाफ अच्छा नहीं है। एशिया में जिनका सर्वे किया गया उसमें से देखो सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने होलोकास्ट के बारे में कभी सुना है।
इंडिया में तो खासकर देखो यूथ ज़्यादा है, आपको पता है। तो जब भी कोई नफरत फैलाता है ना किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, सबसे वल्नरेबल कौन होता है उस नफरत के? जाहिर तौर पर यूथ होते हैं। यूथ आज के समय में देखो सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत वाली वीडियो आते हैं तो यूथ उन वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं और फिर उनके विचार भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो भी नफरत का शिकार हो जाते हैं। तो आज के समय में ना यूथ को होलोकास्ट के बारे में बताने की आवश्यकता है, होलोकास्ट से क्या कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्या क्या मोरल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों को लेकर यूथ के साथ एंगेज करने की आवश्यकता है। और कैसे एंगेज किया जा सकता है यूथ के साथ इस इशू पर? एजुकेशन के थ्रू। करिकुलम में अगर देखो होलोकास्ट का जिक्र हो तो यूथ ज़्यादा जागरूक होंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे एड कैंपेन्स, शॉर्ट स्टोरीज, इसके अलावा कनेक्टिविटी। और देखो यूथ को अवेयर करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, फेसबुक, यूट्यूब, बेशक कितना बोलें कि हम नफ़रत को नहीं फैलने देते अपने प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन इनकी जो टीम्स है ना इतनी भी कैपेबल नहीं है कि नफ़रत भरे जो कंटेंट है उनको पूरी तरह से रोका जा सके। बहुत से लोग रीजनल लैंग्वेज में हेट्रेड फैला देते हैं, लोकल लैंग्वेज में। तो उन लोकल लैंग्वेज में कंटेंट को देखने के लिए यूट्यूब के पास टीम भी नहीं होती, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक लेवल से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, हेट्रेड को नहीं रोक सकते। तो यूथ अगर जागरूक होंगे तो वो बिल्कुल रिपोर्ट कर देंगे कि ये कंटेंट गलत है, नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर। वो अवेयर होंगे तो हेट्रेड वाले कंटेंट को फैलने नहीं देंगे। वैसे भी देखो एक चीज़ आपको पता है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है ना वो इंटरनेट पर आग की तरह फैलती है। पॉजिटिव चीज़ों को लोग कम शेयर करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को लोग ज़्यादा शेयर करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी होती है। लास्ट में ये बोला जाता है, करिकुलम वाली बात जो मैंने आपको बोली, कि करिकुलम में होलोकास्ट से संबंधित चीज़ों को ऐड करना चाहिए ताकि यूथ जागरूक हो। और हमारे देश में तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी ना, इसमें ये बोला गया है कि सरकार इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, जिसमें डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, जेंडर आइडेंटिटीज़, इनका ख्याल रखा जाए ताकि डाइवर्सिटी के प्रति हमारे देश के बच्चों की एक रिस्पेक्ट पैदा हो। इसके अलावा बोला जाता है कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी जिसमें यूनेस्को, इजराइल, जर्मनी, इनके जो लोग हैं वो हमारे देश में एजुकेटर्स को जागरूक करेंगे कि कैसे आप बच्चों को होलोकास्ट के बारे में बता सकते हैं ताकि होलोकास्ट जैसी जो घटनाएं हैं वो फ्यूचर में पूरी तरह से अवॉइड की जा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया होलोकास्ट से संबंधित। इसको देखो एथिक्स में भी यूज़ किया जा सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हैं, आपको पता है। इवन पीस टाइम में सबसे ज़्यादा खराब हैं। कई साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। इवन बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद तो आपको पता है युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अभी दोनों देशों के बीच कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर कल्चरल एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और जब सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी हर तरह का जो ट्रेड है इंडिया के साथ बंद कर दिया। इसके अलावा दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक मिशंस को भी डाउनसाइज कर दिया। इसका मतलब ये है जैसे हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया, डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है वो भी कम कर दिया। ये मतलब है डाउनसाइज करने का। और कोविड-19 की महामारी जब आई 2 सालों से तो देखो बॉर्डर वैसे ही सील हैं। बहुत कम डायरेक्ट रूट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इन परिस्थितियों में जब रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतने ज़्यादा खराब हैं, पाकिस्तान में जो एक हिंदू काउंसिल है ना, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, इन्होंने एक प्रपोजल भेजा है। वो प्रपोजल इंडिया को मिला है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है ना इंडिया में, उस हाई कमीशन ने इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को वो प्रपोजल सौंपा है। प्रपोजल ये है कि इस सैटरडे को पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 चार्टर फ्लाइट्स इंडिया में लैंड करें जिनमें तीर्थयात्री हों सभी धर्मों के, कुछ मुस्लिम्स, कुछ हिंदू, कुछ सिख। मैं फिर से बोलता हूं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने प्रपोजल ये सौंपा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 2 चार्टर फ्लाइट इस सैटरडे को इंडिया में उतरें जिसमें तीर्थयात्री हों जो भारत के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं। अभी देखो
इंडिया और पाकिस्तान, तीर्थयात्री एक देश से दूसरे देश में जाते तो हैं, लेकिन वो जाते हैं 1974 में साइन किए गए एक प्रोटोकॉल के अनुसार। और वो प्रोटोकॉल कहता है वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, यानी जो लैंड रूट्स है ना, इन लैंड रूट्स के थ्रू तीर्थयात्री जाते हैं इंडिया से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से इंडिया में, फ्लाइट्स में नहीं आते हैं। और वैसे 2019 के बाद से PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है ना, उनकी फ्लाइट्स तो इंडिया में लैंड ही नहीं कर रही हैं। तो अगर इंडिया इजाज़त दे देता है कि सैटरडे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 2 चार्टर विमान इंडिया में लैंड कर सकें, तो ये अपने आप में रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम हो सकता है। देखो, जो तीर्थयात्री पाकिस्तान पंजाब से इंडियन पंजाब में आना चाहते हैं या फिर इंडियन पंजाब से पाकिस्तान पंजाब में जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नज़दीक नज़दीक हैं। आप ये मैप देखिए, अमृतसर से लाहौर जाना हो, ये तो बिल्कुल ट्विन सिटीज़ हैं, दोनों के बीच में 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। लेकिन अब देखो, पाकिस्तान से कुछ तीर्थयात्री आना चाहते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में, उनके लिए काफ़ी दूर पड़ता है। इवन इंडिया से भी तीर्थयात्री अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान के मंदिरों में, जैसे बलूचिस्तान में एक मंदिर है हिंगलाज माता मंदिर, और खैबर पाख्तूनख्वा में भी एक मंदिर है परमहंस मंदिर, तो ये मंदिर थोड़े दूर पड़ते हैं। यहाँ पर अगर आप लैंड रूट से जाओगे तो काफ़ी समय लग जाता है। फ्लाइट्स उपलब्ध हों तो बहुत जल्दी इन मंदिरों में जाके दर्शन करके वापस आया जा सकता है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे भी लैंड रूट से जो तीर्थयात्री जाते हैं उनकी प्रॉपर केयरफुल एग्जामिनेशन होता है। अब वो फ्लाइट्स के माध्यम से आ जाएंगे तो ऐसा कोई एडिशनल रिस्क तो पैदा होता नहीं है, केयरफुल एग्जामिनेशन तो उनका होना ही है। लेकिन ये एक अच्छा कदम होगा पीपल टू पीपल टाइज को इन्हेंस करने की दिशा में। वैसे पिछले 1 साल में 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। LOC सीज फायर एग्रीमेंट फिर से रिवाइव हुआ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ओपन कर दिया गया, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान ने मैच खेला। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और इस इनिशिएटिव को अमली जामा पहनाना चाहिए। वैसे देखो, सोचने वाली बात है, अब इंडिया को ना दुबई में फ़्लाइट्स ले जानी हो, मतलब इंडिया से जो फ़्लाइट्स जाती हैं शारजा में, वो पाकिस्तान अपना एयर स्पेस यूज़ करने नहीं देता। कितनी हमारी फ़्लाइट्स घूम के जाती हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, न जाने कितने नुकसान होते हैं जब दोनों देशों के बीच टाइज खराब होते हैं। माल पहले ना, पाकिस्तान को माल इंडिया से सीधा नहीं मंगाना, माल यूज़ करना है इंडिया का। पहले इंडिया का माल दुबई जाएगा, फिर बाद में घूम के फिर दोबारा से पाकिस्तान में आएगा। ऐसे ट्रेड होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बस। लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं ना। टेररिज्म की पॉलिसी अगर पाकिस्तान छोड़ दें तो दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फूड एक ऐसी चीज़ है जो सभी ह्यूमन बींग्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। फूड की आवश्यकता तो सबको है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको। लेकिन उनकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग होती हैं, अलग फॉर्म में होती हैं। इस शताब्दी के बीच में यानी 2050 आते आते पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10 बिलियन लोग होंगे। तो 10 बिलियन लोगों की फूड संबंधित आवश्यकताओं को विभिन्न देश पूरा करेंगे। खाना सिर्फ देखो उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना प्राप्त करने के चक्कर में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को पूरी तरह से नष्ट कर दो। तो इंसान को आज के समय में ना नई नई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए सभी ह्यूमन बींग्स की खाने संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इंडिया ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, इसमें देखो सरकार ना मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव देती है। जैसे बोल देती है सरकार कि आप अपनी सेल को इतना इंक्रीज करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। सरकार के 2 मकसद होते हैं। जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड कर लें, अभी अगर वो कम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, इससे जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी। और इसके साथ साथ हम जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो फॉरेन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट भी बेच सकेंगी। इसलिए सरकार डोमेस्टिक कंपनीज को इंसेंटिव देती है कि अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना इंक्रीज करते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, जैसे टैक्स में रिबेट। और दूसरा फायदा ये होता है, सरकार अगर
इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिव देती है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने पर इंसेंटिव देती है, तो हो सकता है कि फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करें इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। तो सरकार को लगता है ना कि हाँ, इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होनी चाहिए, जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस सेक्टर में सरकार इस प्रकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करती है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन देखो, सबको नहीं मिलता, निश्चित क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, जो फुलफिल करता है उसी को मिलता है। वैसे फूड के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद एक ये भी है, काफी सारे ना दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स हैं फूड संबंधित जो इंडिया में फेमस हैं, लेकिन इंडिया के देखो बहुत कम फूड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं। तो सरकार चाहती है कि हमारे देश में भी कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट ऐसे हों जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हों। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे, जो ग्लोबल फूड चेन है उससे जुड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल है। इसीलिए सरकार ऐसे जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्लेयर्स हैं ना, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहती है, और उसी उद्देश्य के साथ ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। अब नेक्स्ट पॉइंट राइटर देते हैं, वो बोलते हैं देखो, अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है ना, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी इंप्रूव होती है। 1% अगर इंक्रीज होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो फूड मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट है वो 0.06% इंप्रूव हो जाती है लॉन्गर रन में। सिंपल सी चीज़ है, अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा यानी सड़कें इंप्रूव होगी, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से माल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान होगा, इनपुट्स को इंपोर्ट करना या फिर इंडिया में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर रॉ मटेरियल को ले जाना आसान होगा। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का। इसी वजह से देखो, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के अनुसार जिन राज्यों ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज पर ज़्यादा खर्च किया, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा सामने आई। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ना इंडिया में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 2 सालों में भी जब महामारी आई तो बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम काम किया, तो उन्होंने अलग अलग तरह का फूड काम किया, और जो रेडी टू फूड है ना, इसकी डिमांड इंडिया में अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। आंकड़ा दिया जाता है मार्च से जून 2020 में जो ये रेडी टू ईट मार्केट है ना, इसमें जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं 170% इंक्रीज हो गए। इवन महामारी के बाद ख़त्म नहीं हुई है महामारी अभी, महामारी के कारण लोग जो हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में अब जागरूक हो गए हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट्स हमें खाना चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है, बट दिक्कत ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो MSMEs है ना, छोटी फर्म्स हैं, उनको लोन नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए तो हैं, जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है ना ट्रेड्स, आपने देखा होगा, TREDS। क्या होता है इसमें देखो सिंपल ये होता है, मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, आपकी फर्म ने किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को कोई सामान बेचा है, तो उस कॉर्पोरेट ग्रुप ने ना बदले में रिसिप्ट दे दी आपको कि हाँ आपका सामान हमें मिल गया है और हमें आपको अब इसके एवज में 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अब वो कॉर्पोरेट ग्रुप 10 लाख की पेमेंट आपको हाथों हाथ नहीं करता, वो थोड़े दिनों बाद करता है, 30 दिनों में, बस आपको अभी रिसिप्ट दे दी, 30 दिनों में करता है वो पेमेंट, लेकिन 30 दिन तक तो आपके पास पैसे आए नहीं ना 10 लाख। तो आप उस रिसिप्ट को ना अपलोड कर सकते हो इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर और आपको पैसा मिल जाएगा वो रिसिप्ट दिखा के, मतलब फाइनेंशियर जो है वो आपको कुछ पैसा दे देंगे 30 दिनों के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से आपके पास रिसिप्ट है, ट्रेड रिसीवेबल है कि आपने माल बेचा है, आपको पैसा आना है, उस ट्रेड रिसीवेबल की को अपलोड करके इस प्लेटफॉर्म पे आपको लोन मिल सकता है, आपको फाइनेंस मिल सकता है। तो ये सरकार का अच्छा स्टेप है जो ट्रेड्स, ये अभी का नहीं है, पुराना है ये, मतलब काफ़ी समय हो गया इसको, 3-4 साल तो मुझे देखते हो गए। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सरकार ने लॉन्च किया था, तो इसके थ्रू MSMEs की फाइनेंस संबंधित दिक्कतें कुछ हद तक दूर हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। एक है पीयर टू पीयर लैंडिंग। आज के समय में पीयर टू पीयर लैंडिंग के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आपको पैसों की आवश्यकता है, आप इस वेबसाइट्स पर डालिए कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है। जो प्लेटफॉर्म होता है वो रेगुलेट करता है रेट्स वगैरह भी, बाकी आप जो बोरोअर है उसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो कितने इंटरेस्ट रेट पर आप लोन देना चाहते हो,
लेकिन इसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग को प्रमोट करके एमएसएमईज की क्रेडिट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन राइटर अच्छा देते हैं, आप ना ट्रेड्स को, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ना, इसको जोड़ दो आप जीएसटीएन के साथ में। पता लग जाएगा ना, जीएसटीएन से ये पता लग जाता है कि इस फर्म ने कितना माल बेचा है, क्योंकि उसने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए होंगे, उससे पता लग जाता है कि इसने इतना माल बेचा है। तो ट्रेड्स को आप जीएसटीएन से अटैच करोगे तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना ट्रेड रिसीवेबल की, वो अपने आप चेक हो जाएगी। मतलब कि जो बंदा फाइनेंस देना चाहता है एमएसएमई को, उसको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीएसटीएन नेटवर्क में भी माल प्रोड्यूस किया है, मतलब जीएसटी पोर्टल शो कर देगा कि इसने इतना माल बेचा है, क्योंकि वो रिटर्न्स में शो करने लगता है। तो फिर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड रिसीवेबल अपलोड की है ना, उसको वेरीफाई किया जा सकता है जीएसटीएन पोर्टल के साथ में। तो फिर दोनों को अगर आप अटैच करते हो तो और भी ज़्यादा फायदा है, एमएसएमईज को और बेहतर ढंग से फाइनेंस मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो न्यू अल्टरनेटिव्स आज के समय में आने लगे हैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, जैसे कि न्यूट्री सीरियल्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, फर्मेंटेड फूड्स, हेल्थ बार्स, इवन फ्रेश फोर्टिफाइड फूड फॉर पेट्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आने लगे हैं और बहुत सारा स्कोप भी है। बस सरकार को थोड़ा सा इनोवेशन है ना, उसको पुश करना है, और उस दिशा में ये जो सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है ना, वो उसी दिशा में एक स्टेप है। इनोवेशन का हम इकोसिस्टम प्रिपेयर करते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल के आएँ और अफोर्डेबल भी हों, ताकि जो चीज़ हमने शुरुआत में डिस्कस की थी कि 2050 आते आते पूरे वर्ल्ड में 10 बिलियन लोगों को खाना खिलाना है बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकें। मतलब 10 के 10 बिलियन इंडिया में तो नहीं है, लेकिन सरकार ये भी तो चाहती है ना कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में बिकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।